जय हिंद डियर ऑल। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट करी थी जनरल साइंसेस की। आज ज्योग्राफी का पोर्शन बेसिकली पढ़ेंगे क्योंकि हम अल्टरनेट डेज पे एक दिन हिस्ट्री एक दिन ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहे हैं। ज्योग्राफी में परसों लास्ट वाली वीडियो में हमने ये समझा था कि हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, गैलेक्सीज कैसे बनी, प्लैनेट्स कैसे बने, उस सब के बारे में सेलेस्टियल बॉडीज़ का डिस्कशन हमने उसमें किया था। सेलेस्टियल बॉडीज़, प्लैनेट्स, हमारा सोलर सिस्टम, वो सब डिस्कस किया था। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ का इंटीरियर एक्सेट्रा, वो जो भी है कि मतलब अभी जो स्टार्टिंग में जो अर्थ थी और अभी जो अर्थ है कैसे इस तरीके से हम पहुँचे यहाँ तक। उससे पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं लास्ट वाली वीडियोस का, मतलब जो भी स्टार्टिंग से। अभी के लिए अर्थ की फॉर्मेशन को के लिए जो थ्योरीज दी जाती है उसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी प्रपोज करी थी एबे जॉर्ज लिमेटर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज करी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से लगभग 15 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा एक प्रिमाइवल एटम था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा इन द सेंस बहुत बड़ा। उस एक्सप्लोजन से हमारा पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ और उस एक्सप्लोजन के बाद जो भी चीज़ें निकली, जो भी गैलेक्सीज एक्सेट्रा, सब एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, रिजल्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। एंड बिग बैंग थ्योरी सेज कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, चीज़ें एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। ये बिग बैंग थ्योरी थी। बिग बैंग थ्योरी से हमारी गैलेक्सीज बनी। हमारे पूरे यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, उसमें से एक स्टार है हमारा सन, जिसके अराउंड हमारा पूरा सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है। आप यहाँ से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उसके बाद फिर हमने लास्ट लेक्चर में प्लैनेट्स एक्सेट्रा के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके फीचर्स क्या हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के बारे में भी डिस्कशन किया था। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स क्या होते हैं, कॉमेट क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के लेक्चर पे मूव करते हैं। बेसिकली उस दिन तो हमने समझा था कि सेलेस्टियल बॉडीज, इनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं। आज हम बेसिकली समझेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके पीछे की जो साइंस है ना बेसिकली, क्योंकि ज्योग्राफी मोर और लेस साइंस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। इसके पीछे की साइंस क्या है, तो सबसे पहले जहाँ हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ पे इनिशियली, जैसा साइंटिस्ट बताते हैं, इनिशियली यहाँ पे पहले गैस के क्लाउड्स एक्सेट्रा हुआ करते थे, जिनके वो सिर्फ मतलब पूरा हमारा सोलर सिस्टम उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। हम बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग जो हुआ था, एक्सप्लोजन जो हुआ था, वो आज से करीब 15 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। जो हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ वो आज से करीब 10 बिलियन ईयर पहले हुआ था, यानी कि बिग बैंग के 5 बिलियन साल बाद। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, जो हमारा सोलर सिस्टम जहाँ पे अभी है, यहाँ पे गैस के डस्ट के क्लाउड्स हुआ करते थे। यहाँ इनके पास में एक स्टार था, उस स्टार में एक एक्सप्लोजन हुआ, जैसे कि बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था वैसे ही उस स्टार में एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन की वजह से सोलर, जो भी यहाँ पे जहाँ पे सोलर सिस्टम था, जो गैस के क्लाउड्स एक्सेट्रा थे, उनके पास बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से जो गैस के जो क्लाउड्स थे इनमें आपस में, मतलब हीट और प्रेशर की वजह से ये क्लाउड्स आपस में कंप्रेस हो गए। क्योंकि किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे, जैसे देखा होगा आपने, मतलब कोई भी चीज़ आप कंप्रेस करते जाओगे, हीट देते जाओगे उसको, तो वो एक सॉलिड की फॉर्म ले लेगी, है ना। लिक्विड को भी अगर आप कंप्रेस करते जाओ तो सॉलिड बन जाती है। गैस को आप कंप्रेस करो तो वो लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से और कंप्रेस करोगे, हीट दोगे तो वो सॉलिड का फॉर्म ले लेता है। तो ये जो गैस के क्लाउड्स थे वो धीरे धीरे मतलब हीट और प्रेशर की वजह से सॉलिडिफाई हो गए, एस्टेरॉइड्स बन गए, पत्थर बड़े बड़े, इन सब में वो बन गए। देन उसके बाद जो हाइड्रोजन और हीलियम था, वो जो गैस के क्लाउड थे, जो कि एस्टेरॉइड्स एक्सेट्रा बने, बड़े बड़े पत्थर बने, उनके सेंटर में आके इकट्ठा हो गया। रेडियो एक्टिविटी एक्सेट्रा की वजह से हाइड्रोजन हीलियम जो एक साथ इकट्ठा हुआ, वहाँ ग्रेविटी पैदा हुई, ग्रेविटी बेसिकली वहाँ इवॉल्व हुई। ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन हीलियम वहाँ बीच में इकट्ठा हुआ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स जो थी वो कंसंट्रेटेड हो गई, जिसकी वजह से हमारा जो सन है बेसिकली वो बना। सन में क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है ना, सन में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एंड 2.5% अदर एलिमेंट्स होते हैं। सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो फ्यूज होके दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हीलियम का
निर्माण करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी हम सोलर फ्लेयर्स और कोरोना एक्सेट्रा के रूप में देखते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन सन में हो रही है। न्यूक्लियर फिजन इसका उल्टा होता है, इसमें एक बड़ा एटम न्यूक्लियर फिजन में बड़ा एटम फिज होकर टूट के छोटे छोटे एटम्स में फिज हो जाता है। तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से वो हीट और एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उन दोनों में ही, न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों में ही बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके से हमारा सन बना। सन में क्योंकि अब ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा थी, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा था, ग्रेविटेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कहा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम का जो 99.9% मास है वो सन में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि सन जो हमारे सोलर सिस्टम का वो सेंटर है। मतलब मोर और लेस सोलर सिस्टम तो यही रिप्रेजेंट करता है कि सन का सिस्टम, तो जो पूरा सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स एक्सेट्रा रिवॉल्व करे, तो उसका 99.9% मास सन में ही कंसंट्रेटेड है। तो ग्रेविटी की वजह से एक स्पेस टाइम कर्व होता है। आप ये समझ लीजिए कि ग्रेविटी की वजह से सन जो है अपने सारे एस्ट्रॉइड्स को, प्लैनेट्स को, जो भी उसके आसपास जो भी कुछ थे गैस के क्लाउड्स, जो मतलब हीट और प्रेशर की वजह से जो कुछ भी बने, वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने लग गए। उस रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, धीरे धीरे करके सन की ग्रेविटी की वजह से बेसिकली वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने लग गए। उसके बाद अब ये बहुत सारे पत्थर एक्सेट्रा, वो डस्ट, जो भी पार्टिकल्स थे सन के अराउंड घूम रहे हैं, बहुत तेज स्पीड में घूम रहे थे, जिसकी वजह से वो कई बार टकरा जाते थे, बहुत मतलब कई बार कोलिजन हुआ उनमें, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हुई, जिससे सारे प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो रॉकी प्लैनेट्स हैं, एंड जो गैशियस प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, प्लूटो भी, इन सब का फॉर्मेशन हुआ, टकराव हुए एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें बनी। उसके बाद ये सारे प्लैनेट्स बने। उस टाइम पे कहा जाता है कि बेसिकली अर्थ और मार्स के बीच में एक और प्लैनेट हुआ करता था, थिया नाम का। ये बड़े बड़े जो एस्ट्रॉइड्स थे, जो मतलब बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड माइनर प्लैनेट्स ही होते हैं ना, तो जो बड़े एस्ट्रॉइड्स थे वो प्लैनेट्स बन गए। जो छोटे एस्ट्रॉइड्स थे, जिनको माइनर प्लैनेट्स कहा जाता है, वो अब सन के अराउंड तो रिवॉल्व कर ही रहे थे अब, क्योंकि बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स जो थे, मतलब छोटे एस्ट्रॉइड्स टकरा के ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होते होते प्लैनेट्स बन गए। इन प्लैनेट्स के अराउंड जो छोटे एस्ट्रॉइड्स थे, वो फिर अब सन की क्योंकि सन का जो ऑर्बिट था वो काफ़ी उनको बड़ा पड़ रहा था, तो वो प्लैनेट्स के अराउंड ही रिवॉल्यूशन करने लग गए, छोटे स्पेस टाइम कर्व में रिवॉल्यूशन करने लग गए। उसकी वजह से अब हमारी जो अर्थ है थर्ड प्लैनेट है, मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ आती है, थर्ड प्लैनेट है। अर्थ के बाद हुआ करता था थिया, उसके बाद मार्स था। तो जो एस्ट्रॉइड्स थे वो अर्थ के अराउंड भी चक्कर लगा रहे थे, कुछ एस्ट्रॉइड्स थिया के अराउंड चक्कर लगा रहे थे, बाकी मरकरी, वीनस सबके अराउंड कुछ कुछ ये जो भी स्पेस में जो कंकड़, पत्थर, एस्ट्रॉइड्स, डेब्रिस जो भी थे, ये सब घूम रहे थे अर्थ पे। क्योंकि उस टाइम पे अर्थ जो थी वो मतलब मोर और लेस एक जैसे अभी सन का फॉर्म है ना, बिल्कुल जलता हुआ, ऐसे ही बहुत ज़्यादा इसका भी सन अर्थ का भी टेम्परेचर हुआ करता था। तो यहाँ पे ये सारे एस्ट्रॉइड्स जो हैं अर्थ पे आके कई बार टकरा जाते थे, क्योंकि उस टाइम अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था जो एस्ट्रॉइड्स को बर्न करे, तो सारे एस्ट्रॉइड्स मतलब बारिश होती रहती थी एस्ट्रॉइड्स की, हमेशा कुछ ना कुछ टकराता रहता था। ऐसे ही थिया जो प्लैनेट था उस पर भी, बाकी सारे प्लैनेट्स पे भी यही होता रहता था। तो क्या हुआ, थिया पे धीरे धीरे करके उस पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स टकराने लग गए। थिया जो प्लैनेट था, ऐसा बताया जाता है कि एक टाइम के बाद थिया और अर्थ का कोलिजन हुआ, वो दोनों आपस में टकराए, क्योंकि थिया एक बहुत बड़ा मतलब एस्ट्रॉइड प्लैनेट ही था, वो साइज में बहुत बड़ा था, अर्थ उससे भी ज़्यादा बड़ी थी, और मतलब दोनों का ही साइज और मास बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो उनका कोलिजन जब हुआ तो बहुत ज़्यादा बड़ा कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से बहुत मतलब अर्थ के अराउंड जो है, क्योंकि अर्थ ज़्यादा बड़ा था थिया से, तो अर्थ के अराउंड जो है थिया के कुछ पार्टिकल्स टूट के, कुछ अर्थ के पार्टिकल्स टूट के अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करने लगे, गोल गोल घूमने लग गए। वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होते 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 उनका कोलिजन हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स उसमें आई, वो सारी चीज़ें इकट्ठे होके अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन, जो हम अभी हमारा मून जो हम देखते हैं वो उनसे बना। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करने लग गया, वो हमारा अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है मून। इस तरह से मून का फॉर्मेशन हुआ। अब हमारी अर्थ पे आते हैं। अर्थ का जो स्ट्रक्चर था वो इस टाइम पे भी, अभी भी जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस टाइम पे भी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल मतलब उबलता हुआ लावा उसके ऊपर तैर रहा था हर जगह, बस मतलब वही उबलता हुआ मैग्मा, लावा जो भी था, यही सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे क्योंकि अर्थ का डिस्टेंस जो है सन से 150 मिलियन
किलोमीटर मतलब जो मीन डिस्टेंस है वो इतना है। बाकी एपीलियन पेरिहिलियन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मतलब जब सबसे पास होता है तो पेरिहिलियन होता है अर्थ और सन का डिस्टेंस, जब सबसे दूर होता है तो एपीलियन होता है। तो उसमें पेरिहिलियन में 147 मिलियन किलोमीटर्स जो है डिस्टेंस हो जाता है, और पेरिहिलियन में पेरिहिलियन में 147 मिलियन किलोमीटर और एपीलियन में 152 मिलियन किलोमीटर्स हो जाता है। तो जो मतलब क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो धीरे धीरे जो है ये मैग्मा जो अर्थ का जो था लावा, अर्थ का जो अपर मोस्ट सरफेस है वो धीरे धीरे ठंडा होने लग गया। ठंडा होते होते जो इसका लावा है वो मतलब धीरे धीरे करके धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग गया अर्थ के अंदर से, क्योंकि अब एस्ट्रॉइड्स की बारिश अभी भी हो रही थी, बार बार जो है एस्ट्रॉइड्स मीटियोर सब आके टकरा रहे थे अर्थ पे। तो ऐसे बहुत बहुत लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा। जो सोलर सिस्टम बना था ना वो तो खैर मैंने बता दिया, ठीक है। जो अर्थ है वो मतलब फिर धीरे धीरे करके अर्थ ठंडी हुई ठंडी हुई ठंडी हुई। अब जो यहाँ से जो मतलब जो एस्ट्रॉइड टकरा रहे थे ना अर्थ पे, तो उन एस्ट्रॉइड्स में क्योंकि वो स्पेस से आ रहे थे तो उनमें सॉल्ट, मिनरल एंड वाटर भी प्रेजेंट था। तो वो एस्ट्रॉइड्स अर्थ पे आए, तो अर्थ पे धीरे धीरे करके क्योंकि एस्ट्रॉइड्स आए तो वाटर थोड़ा 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 आने लग गया। वाटर का लेवल जैसे अर्थ पे थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, मतलब जो मैग्मा निकल रहा था, जो भी लावा उबल रहा था, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, डस्ट, ऐश और कुछ वाटर के जो मतलब वाटर वेपर्स, ये सारी चीज़ें भी जो उबलता हुआ लावा था उससे निकल रही थी। एस्ट्रॉइड से जो वाटर आया, जो मैग्मा से जो वाटर वेपर्स आए, वो सारे धीरे धीरे करके अर्थ के जो मतलब एटमॉस्फेयर तो उस टाइम नहीं था, बट जो भी था अर्थ को उसने घेर लिया। जो वाटर वेपर्स थे वो क्लाउड के रूप में कंडेंस हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मैग्मा से जो भी लावा था उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। मतलब एटमॉस्फेयर तो नहीं था उस टाइम, बेसिकली जो भी था अर्थ के सराउंड में वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी। वाटर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स में वाटर जो है कंडेंस हो गया, वाटर वेपर्स। इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में अब क्योंकि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा डेंसली कंडेंस हो गए तो बहुत लाखों सालों तक जो है बारिश हुई अर्थ पे। बट ये बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी था। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके वो जो बारिश थी उसने एसिड रेन का फॉर्म ले लिया। बहुत लाखों सालों तक पूरे अर्थ पे एसिड रेन हुई, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बारिश हुई कि बहुत मतलब हमारा जो अर्थ है वो मोर और लेस पूरी वाटर से कवर हो गई, पूरी ही हो गई पूरी, मतलब पूरे अर्थ पे अभी जहाँ पे मैग्मा था पूरा वाटर से कवर अप हो गया। देन उसके बाद अब अर्थ के अंदर अपर सरफेस तो ठंडी हो गई धीरे धीरे करके, ऊपर वाटर बॉडीज आ गई, लेकिन अंदर अभी भी मैग्मा जो है, लावा जो है वो उबल रहा था। तो फिर जो वाटर है उसके बीच से फिर दोबारा से वॉल्केनिक इरप्शंस होने लग गए। जब अर्थ पे ये जो वाटर से जब अर्थ कवर हुई थी ना, इस टाइम पे अर्थ में लाइफ इवॉल्व हो गई थी। एक साइनोबैक्टीरिया, बेसिकली समुद्र की गहराइयों में एक साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड स्पेस में था, मतलब अर्थ के अराउंड जो था, एसिड रेन के साथ वो जो समुद्र जो बने अर्थ पे, जो मतलब पूरी अर्थ जो वाटर से कवर हो गई, उसमें समुद्र में मिक्स हो गया CO2। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी उसको कहा जाता है। क्लोरोफिल, CO2 एंड सनलाइट जो आ रही थी सूरज से, उसके प्रेजेंस में उसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। लास्ट लेक्चर में मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोल दिया था, वो वहाँ पे बेसिकली आप करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ही हुई थी ओनली। तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी, जिससे कि बाई प्रोडक्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, तो वहाँ से ऑक्सीजन निकलने लग गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ थी जो अर्थ पे आई थी, साइनोबैक्टीरिया के रूप में गहरे समुद्रों की गहराई में। देन फिर दोबारा से वॉल्केनिक इरप्शंस हुए धीरे धीरे करके, फिर से मतलब मैग्मा जो है, लावा जो है वो अर्थ के इंटीरियर से बाहर आने लग गया। फिर से अभी भी उल्का पिंड जो थे वो अर्थ पे आके एस्ट्रॉइड्स कॉन्टिन्यूसली गिर रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी धीरे धीरे करके। फिर जो है अर्थ जो है वो धीरे धीरे करके मतलब ऐसी बार बार ये चीज़ें चल रही थी। जो मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे उस टाइम पे, वहाँ से बहुत सारी गैसेस निकल रही थी, CO2 निकल रहा था, मीथेन एक्सेट्रा, अमोनिया, ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेस, इन्होंने अर्थ को अब कवर अप कर लिया। अर्थ को जब इन्होंने इन गैसेस ने कवर अप किया तो जो सनलाइट थी वो पार्शियली ब्लॉक हो गई अर्थ पे, सनलाइट कम पहुंचने लग गई। इन चीज़ों ने अर्थ को पूरा कवर अप कर लिया। एसिड रेन हो रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी।
जब ये अर्थ पे एक एनवलप की तरह इन्होंने शील्ड कर लिया तो सनलाइट अर्थ तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो धीरे धीरे फ्रीज होने लग गई। फ्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आया कि अर्थ जो है वो पूरी फ्रीज हो गई, बिल्कुल मतलब बर्फ की चादर से ढक गई। इसको आइस एज कहा जाता है। बहुत लाखों सालों तक ये आइस एज चली। अब ऊपर जो है कहीं वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, कहीं आइस एज आ रही है। तो जो जीव जो साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा जो इवॉल्व हुए थे वो जमीन पे तो रह नहीं पा रहे थे, तो वो समुद्र की गहराइयों में ही धीरे धीरे करके अपना जो लाइफ है वो इवॉल्व कर रहे थे। इवोल्यूशन उनमें हो रहा था। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से वो मल्टीसेल्युलर बने, ये सब चीज़ें। अब अर्थ पे ना बार बार यही हो रहा था कि मतलब जो आइस एज आई, फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि आइस का एल्बिडो बहुत आइस का जो एल्बिडो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो चलिए एल्बिडो में लास्ट में बता ही देती हूँ। एल्बिडो जो होता है रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ सरफेस, इसकी डेफिनेशन होती है, मतलब कि कोई भी जो सरफेस है वो सनलाइट को कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करिए। जिस भी बॉडी का, जिस भी सरफेस का एल्बिडो ज़्यादा होगा वो सनलाइट को उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी और उतना ही कम एब्जॉर्ब करेगी। और जिस चीज़ का एल्बिडो, जिस भी सरफेस का एल्बिडो जितना कम होगा वो सनलाइट को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्शन कम होगा वहाँ पे। बर्फ जो होती है उसका कलर वाइट होता है, शाइनिंग उस सरफेस होती है, तो वो सनलाइट को जो है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती। सारी सनलाइट को, मोस्ट ऑफ द सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो बर्फ का एल्बिडो बहुत ज़्यादा था आइस का, तो जो है मतलब सनलाइट तो उसको नहीं पिघला पा रही थी, बट वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहे थे, जो भी था, तो उससे धीरे धीरे करके फिर जो आइस है वो पिघलने लगी। फिर एसिड रेन हुई, फिर से जो है वो पानी से मतलब बारिश से वो पूरा समुद्र बन गए, फिर दोबारा से आइस एज आई, फिर समुद्र बने। ये प्रोसेस लाखों सालों तक बहुत कभी आइस एज, कभी फिर ये एसिड रेन, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ऊपर तो जो भी क्रीचर्स थे वो रह नहीं पा रहे थे। समुद्र की गहराइयों में, डीप ओशंस में, जहाँ पे कि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा था, वॉल्केनिक इरप्शंस, एसिड रेन, आइस एज, ये सारी चीज़ें जहाँ नहीं हो रही थी, वहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे मल्टीसेलुलर बने, धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए। जो मरीन क्रीचर्स होते हैं ना, मरीन लाइफ जो भी होती है, जो भी मछलियाँ एक्सेट्रा, ये सब धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लग गई, क्योंकि अब उनको आदत हो गई थी कभी आइस एज, कभी ये सब एसिड रेन, ये सब चीज़ें। तो अब इवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है कि मतलब इंसान जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो मतलब कि जो अर्थ का जो वातावरण था, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस थे, उनके अकॉर्डिंग इन लोगों ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, अडॉप्ट कर लिया इन सब चीज़ों को। तो वो ख़त्म नहीं होते थे इससे, वो मतलब मोर और लेस इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके थे कि जो भी क्लाइमेट चेंज होगा तो वो किस कंडीशन में कैसे रहेंगे। तो धीरे धीरे करके समुद्रों में जो है लाइफ इवॉल्व होनी शुरू हो गई। अब एक टाइम के बाद अर्थ का जो इंटीरियर, मतलब जो आउटर मोस्ट सरफेस थी, वो धीरे धीरे करके मतलब जो भी था अर्थ का टेम्परेचर वेरिएशन, ये सब धीरे धीरे करके कम होने लग गया, वेरिएशन कम होने लग गया। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे स्टेबल होने लग गया, क्योंकि जब ऑक्सीजन जब अर्थ पे मतलब इवोल्यूशन हुआ जो साइनोबैक्टीरिया से, तो उसके बाद एटमॉस्फेयर धीरे धीरे डेवलप होने लग गया था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही था, ये सारी चीज़ें थी। तो अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो बन गया। ऑक्सीजन, क्योंकि साइनोबैक्टीरियाज और जो भी थे ये इन लोगों ने प्लांट्स, धीरे धीरे समुद्र के अंदर प्लांट्स बनने लग गए, तो इन्होंने ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज किया। ऑक्सीजन से जो हमारी ओजोन लेयर है वो फॉर्म हुई, अर्थ का एटमॉस्फेयर मोर और लेस बन गया धीरे धीरे करके। अब जो समुद्र में जो जीव रहते थे, क्योंकि अर्थ के आसपास जो है एटमॉस्फेयर बन गया था, लिविंग कंडीशंस धीरे धीरे अर्थ पे आती जा रही थी, तो समुद्र के अंदर जो पौधे थे वो समुद्र के किनारों में मतलब इस टाइम तक ना ऐसा था कि जो समुद्र था, अर्थ का जो जितना भी लैंड मास था, जो अभी आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स के रूप में, जो भी मतलब ये सारी चीज़ें जो आर्कीपेलागोस हैं, टापू हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब एक टाइम पे सिंगल लैंड मास हुआ करता था, जिसको पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था। और एक ही उस टाइम पे सी हुआ करता था, पेंथालसा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पेंजिया, पेंथालसा, टेथस सी एक्सेट्रा। तो उस टाइम पे एक सिंगल लैंड मास था पेंजिया, और जो ये लाइफ थी ना ये सिर्फ समुद्रों में थी, पेंथालसा जो सी था। तो धीरे धीरे करके अब जो सी के जो समुद्र के जो किनारे वाले पेंजिया के जो कॉर्नर वाले रीजन्स थे, वहाँ पे क्योंकि समुद्रों में लाइफ थी, उस पे कॉन्टिनेंट पे नहीं थी, पेंजिया पे नहीं थी, तो धीरे धीरे करके समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज थे वहाँ पे धीरे धीरे करके प्लांट्स ग्रो होने लग गए। उस टाइम जो प्लांट्स होते थे, बताया जाता है कि वो 80 से 100 फीट तक की ऊंचाइयों, मतलब इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हुआ करते थे।
8-9 स्टोरी बिल्डिंग्स जितनी उनकी हाइट होती थी। अब धीरे धीरे करके मतलब जो कॉर्नर्स थे वहाँ पे प्लांट्स इवॉल्व होने लग गए। जो ओशियन के जो मतलब मेरीन क्रीचर्स थे वो कभी कभी फिर मतलब खाने की तलाश में, कभी किसी चीज़ में के लिए ज़मीन पे आने लग गए। धीरे धीरे करके मतलब जो लाइफ है वो मतलब ओशियन से जो सरफेस थी, कॉन्टिनेंट्स थे, उस पे आने लग गई। अब फिर एक टाइम के बाद पेंजिया जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो होती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो सारी चीज़ें। तो पेंजिया जो है वो 2 भागों में टूटा। अब क्योंकि पेंजिया 2 भागों में टूट गया तो बीच में एक नया समुद्र बन गया जिसको टेथस सी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम आगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब क्योंकि जैसे कि अब ये एक सिंगल लैंड मास है और इसके साइड में ये वाटर बॉडीज हैं, है ना, ये सब वाटर है। और अभी अगर टूट जाएगा, बीच में एक नया समुद्र बन जाएगा, तो ये वाला जो एरिया है ये भी वाटर के आसपास हो जाएगा, ये भी वाटर के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ग्रीन टी बढ़ने लग गई। ऐसे ही करके ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे ये टूटते गए टूटते गए टूटते गए। और जो मतलब इनके जो जैसे अब ये फिर 2 पार्ट्स में टूटा, ये टूटा, ऐसे ऐसे करके, है ना। जो भी आप अभी यूरेशियन प्लेट देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब आपस में टूटते गए। तो फिर यहाँ पे जो है वाटर के कांटेक्ट में ये चीज़ें ज़्यादा आने लग गई ना। अब ये वाला सरफेस ये सब वाटर के कांटेक्ट में आने लगे। बीच में डिफरेंट डिफरेंट सीज जैसे पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, एटलांटिक ओशियन, ये सारे सीज बीच में बनने लग गए। तो समुद्र के किनारे जो भी चीज़ें थी, जो भी मतलब सरफेस था, जो भी मतलब लैंड सरफेस था, वहाँ पे ग्रीनरी डेवलप होने लग गई। जो मैरीन क्रीचर्स थे वो लैंड पे आ जाते थे कभी कभी, लैंड पे प्लांट्स डेवलप होने लग गए, ग्रीनरी बढ़ने लग गई। बेसिकली मतलब ये कॉन्टिनेंट्स के टूटने से ग्रीनरी बढ़ी, ऑक्सीजन बढ़ा, जो भी एटमॉस्फेयर स्टेबल हुआ। धीरे धीरे करके जो क्रीचर्स लैंड पे आए वो उन्होंने लैंड के मतलब अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व कर लिया, लैंड पे रहने लग गए। लैंड पे समुद्रों से अब लाइफ जो है वो ज़मीन पे आने लग गई थी। अभी तक जो लाइफ थी वो सिर्फ समुद्र के आसपास ही थी। अब धीरे धीरे करके वो लैंड पे फैलने लग गई। सबसे पहला ह्यूमन मतलब जो लाइफ जो बताई जाती है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे बताई जाती है कि जो सबसे पहले ह्यूमंस जो आए थे, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे इवॉल्व हुए थे। फिर धीरे धीरे करके ह्यूमंस जो हैं, क्योंकि उस टाइम पे मतलब ये था कि ह्यूमंस तो खैर काफ़ी लेट आए, उससे पहले मैं डायनासोर्स वाला कवर कर देती हूँ। देन फिर जो लिविंग क्रीचर्स थे, जो लिविंग क्रीचर्स कह रही, जो ओशन मैरीन क्रीचर्स थे, वो जब उस पे आने लग गए, सरफेस पे आने लग गए, तो फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि अब सरफेस पे उस टाइम पे क्रीचर्स तो नहीं होते थे, मतलब बहुत छोटे छोटे, वो धीरे धीरे करके यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऐसे करके डेवलप हुए, ऑर्गेनिज्म बने। जो मैरीन लाइफ जो अर्थ पे आई थी, उन्होंने पेड़ पौधे खाने शुरू किए। वो जो मैरीन क्रीचर्स थे, जो बड़े बड़े, आपने देखा होगा ना डिस्कवरी पे कई बार दिखाते हैं, ऐसे बड़े बड़े क्रीचर्स होते हैं, वो धीरे धीरे इवॉल्व होते होते डायनासोर्स बन गए। जो डायनासोर्स 2 टाइप के होते थे, 2 के 3 टाइप्स के होते थे। एक वो होते थे जो पेड़ पौधे खाते थे, एक वो होते थे जो शिकार करते थे, और एक जो फ्लाइंग डायनासोर्स होते थे जो उड़ते थे। बेसिकली कुछ डायनासोर्स ऐसे भी होते थे, ड्रैगन्स, जो मुंह से आग निकाल सकते थे, वो अलग उनके फीचर्स होते थे। तो जो डायनासोर्स थे जो पेड़ खाते थे, क्योंकि अब उस टाइम पेड़ जो थे 80 से 100 फीट के आसपास इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे, तो उन डायनासोर्स का इवोल्यूशन के साथ उनकी हाइट बढ़ने लगी, उनका बॉडी साइज बढ़ने लग गया। जो शिकार करते थे डायनासोर्स, वो डायनासोर्स मतलब बहुत ज़्यादा, शिकार करना है तो बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते थे, बहुत तेज दौड़ते थे, है ना, और उनका भी बॉडी साइज बहुत बड़ा होता था। बट जो पेड़ खाने वाले डायनासोर्स होते थे, ट्रीज ईटिंग, उनसे जो थोड़ा सा उनका साइज छोटा होता था, बट उनके जो मतलब टीथ्स थे, दांत वगैरह, वो सब बहुत ज़्यादा मतलब शार्प होते थे, सो दैट वो तो आप बायोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा ना। तो ऐसा था। और जो फ्लाइंग थे उनके पास पंख होते थे, ये सारी चीज़ें थी, डायनासोर इवॉल्व हुए। अब अर्थ पे लाइफ धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी, नए नए क्रीचर्स डेवलप हो रहे थे, नए नए प्लांट्स बन रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसी बीच में मतलब जो हमारा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है कि मतलब जो इंडिया है वो अफ्रीका से टूटा और फिर जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया, फिर हमारे फोर्ड माउंटेन्स जो है, हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद एक एस्ट्रॉइड था, वो आके लगभग उसका जो साइज था ना, अभी ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट है इससे भी ज़्यादा बड़ा था। 80,000 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से अर्थ से आके टकराया। उस एस्ट्रॉइड के टकराने से
अर्थ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली, इतनी ज़्यादा मतलब बहुत बहुत बुरा जो है कोलिजन हुआ, जिससे कि जहाँ पे वो कोलिजन हुआ मतलब ऐसा बताया जाता है कि 10 करोड़ परमाणु बम जो है, एटम बॉम्ब्स, एक साथ अगर ब्लास्ट कर दिए जाए तो जितनी एनर्जी निकलेगी ना, उतनी एनर्जी उस कोलिजन से निकली। जहाँ पे वो एस्ट्रॉइड गिरा वहाँ तो लाइफ पूरी ही खत्म हो गई। मतलब इमिडिएटली जो प्लांट्स थे, जो क्रीचर्स थे, लिविंग क्रीचर्स, वो सब एवोपरेट हो गए, सब कुछ वहाँ तो सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। जो अर्थ की मतलब बिल्कुल जो उसकी ऑपोजिट साइड थी वहां तक भी उसका मतलब इफेक्ट गया। अर्थ की जो लाइफ थी मोर और लेस जो है सरफेस लाइफ पूरी खत्म हो गई। बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे क्रीचर्स सब एक्सटिंक्ट हो गए, सब विलुप्त हो गए। मतलब अर्थ पे जो है धूल के और मतलब डस्ट के क्लाउड्स जो है पूरे मतलब पूरी अर्थ को उन्होंने कवर कर लिया। इतना ज़्यादा डेंस जो है मतलब कई सालों तक, इतना 2-3 साल ऐसा बताया जाता है कि मतलब पूरा जो अर्थ है ना वो धूल से और डस्ट से इन सब चीज़ों से घिरी रही। सनलाइट तक अर्थ पे नहीं आ पा रही थी, इतना ज़्यादा उससे जो मतलब एनर्जी निकली थी, डस्ट निकला था, रेडियो एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें निकली थी। सिर्फ लाइफ वहाँ बच पाई डीप ओशियंस में, मतलब जहाँ पे उसका इफेक्ट कम गया था। और वो लैंड पे जो रहते थे, वो जो ज़मीन के अंदर रहते थे क्रीचर्स, वो क्रीचर्स बच गए क्योंकि ज़मीन के अंदर इतना इफेक्ट नहीं गया था और समुद्रों के अंदर तो ओशियन लाइफ और जो सरफेस लाइफ है थोड़ी थोड़ी बच गई। धीरे धीरे करके जो लैंड पे रहने वाले जो क्रीचर्स थे, जो मरीन लाइफ के क्रीचर्स थे, जो समुद्र की गहराइयों में रहते थे, उन्होंने धीरे धीरे अपना इवोल्यूशन स्टार्ट किया, दोबारा समुद्रों में लाइफ पनपी। एक्चुअली मतलब ये जो हुआ था ना एस्ट्रॉइड के बाद जो डायनासोर्स खत्म हुए, इसके बाद दोबारा से एक बार आइस एज आया था, क्योंकि ऑब्वियसली जो सनलाइट जो डस्ट एक्सेट्रा ने अर्थ को कवर कर लिया था, सनलाइट पहुंच नहीं पा रही थी, तो अर्थ फिर से फ्रीज हुई। एंड फिर से मतलब धीरे धीरे करके ये वाला आइस एज थोड़ा छोटा था, अर्थ की जो बर्फ थी वो जल्दी पिघल गई थी। फिर उसके बाद पिघली बर्फ और मतलब ये जो ज़मीन के अंदर और जो समुद्र के अंदर जो जीव थे वो बच गए इसके बाद भी। देन फिर दोबारा से लाइफ इवॉल्व हुई। जो मरीन क्रीचर्स थे उन्होंने फिर इवोल्यूशन स्टार्ट किया, फिर ये फिशेज एक्सेट्रा और जो भी मरीन क्रीचर्स हैं, वेल्स, ये सब डेवलप हुई। अर्थ के अंदर जो रहते थे, जब अर्थ का टेम्परेचर दोबारा से स्टेबल हुआ, इन्होंने फिर बड़े बड़े क्रीचर्स का शेप लेना शुरू किया, ऑर्गेनिम्स बने, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स बने। उसी टाइम पे अफ्रीका में ह्यूमंस जो हैं डेवलप हुए, मतलब बेसिकली एप्स से डेवलप हुए, मंकीज, एप्स, है ना। तो एप्स बने, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्योंकि अफ्रीका उस टाइम पे मतलब अफ्रीका के जंगलों में वो लोग रहा करते थे, वहीं पे लाइफ, ह्यूमन लाइफ वहीं पे अफ्रीका में ही डेवलप हुई थी। देन अफ्रीका में अब क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस हो गए, मतलब एप्स जो थे, ह्यूमंस तो बाद में हुए, एप्स जो थे वो डेवलप हुए वहाँ पे अफ्रीका में। अब क्योंकि कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ा। अफ्रीका के जो जंगल थे, क्योंकि फिर से मतलब आइस एज जो थी वो धीरे धीरे अर्थ गर्म हो रही थी, तो अफ्रीका के जो जंगल थे उस टाइम पे ठंडे हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे गर्म होने लग गए वहाँ खाने की कमी होने की वजह से। जो अफ्रीका में जो एप्स डेवलप हुए थे उन्होंने चलना, पैरों पे चलना स्टार्ट किया, क्योंकि वो शिकार करते थे धीरे धीरे करके। फिर उन्होंने मतलब फायर की डिस्कवरी करी। फिर वो अफ्रीका से वहाँ पे जब खाने की कमी होने लग गई, जंगल के मतलब फल फूल जो भी वो लोग खाते थे, क्रीचर्स, वो सब खत्म हुए, तो अफ्रीका से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। एशिया में आए, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, सब मतलब पूरे हर जगह फैल गए। मतलब कहा जाता है कि अफ्रीका से ही जो ह्यूमंस है ना, मतलब एप्स एक्सेट्रा जो भी हैं, वो वहीं से निकल के हर जगह पे गए, दूसरी जगह गए। जहाँ वो लोग गए वहाँ उन्होंने ह्यूमन लाइफ इवॉल्व करी हर जगह। अब क्योंकि अफ्रीका में, क्योंकि मतलब अब वो जहाँ जाएंगे तो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो धीरे धीरे करके डेवलप होते गए एप्स से, फिर वो होमोसेपियंस बने, और मतलब अभी जो प्रेजेंट डे के जो ह्यूमंस हैं ये सब वहीं से डेवलप हुए। तो ये था हमारे मतलब अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। अब मतलब बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इनका कोलिजन हुआ, जिससे फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। पेंजिया जो सिंगल लैंड मास था, पेंजिया महाद्वीप जो था, वो 2 भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में तैथस सी बना। जो अंगारा लैंड था वो मतलब फिर फर्दर टूटा यूरेशियन प्लेट में, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में। जो गोंडवाना लैंड था वो साउथ अमेरिकन प्लेट में टूटा, उसमें से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट निकली, एंटार्क्टिकन प्लेट निकली, साउथ अफ्रीका वो अफ्रीकन प्लेट जो है वो निकली। ये सारी चीज़ें हुई। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3-4 थ्योरीज हैं। कन्वेक्शन सेल थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी,
और भी मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आती हैं। मैंने सोचा था कि उन थ्योरीज को मैं आज ही एक्सप्लेन करूँगी, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे जो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने आज पढ़ा, ये इतना एग्जाम्स में ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझना तो है, मतलब ऑब्वियसली जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें समझनी तो है, बट इससे क्वेश्चंस कम आते हैं। और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सब जो भी थ्योरीज हैं, यहाँ से ये मतलब जो है ये ज्योग्राफी का बिल्कुल बेस है। तो ये सारी चीज़ें और ये टॉपिक लंबा भी बहुत है, तो अगर वो मैं आज कवर करूँगी तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो भी अगर बनाया जाए तो वो वीडियो अपने आप में बहुत लंबा होगा, तो उसको अगर मैं आज के वीडियो के साथ कंबाइन करूँगी तो टॉपिक बहुत मतलब 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बिकॉज मतलब वही है कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला है, जो थ्योरीज है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी अच्छा, लास्ट वीडियो मतलब ज्योग्राफी की जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें ना 2 चीज़ें आप लोग ठीक कर लीजिएगा। एक तो जो मैंने प्लूटो पढ़ाया था, तो प्लूटो का जो मैंने बताया था ना कि माइनर प्लैनेट सेंटर ने सितंबर 2006 में प्लूटो को एक एस्टेरॉइड नंबर दिया था, तो वहाँ पे मैं कंफ्यूज थी। एस्टेरॉइड नंबर 134340 होगा, मैंने 134340 एंड 134346 इन दोनों में से आपसे कहा था ना कि कोई एक नंबर है, तो उसको आप लोग मैंने चेक किया तो 134340 था, वो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग, जब मैं मीटियोर्स पढ़ाई थी, मीटियोराइट्स, तो मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया में जैसे मीटियोराइट्स टकराते हैं तो गड्ढा हो जाता है ना किसी भी प्लेट, मतलब कोई जैसे एस्टेरॉइड टकराया तो डायनासोर्स खत्म हो गए, है ना। तो ऐसे जब कोई मीटियोराइट टकराता है अर्थ पे, बेसिकली मीटियोर जब वो शूटिंग स्टार जब वो एटमॉस्फेयर में बर्न हो रहे होते हैं, जब मीटियोराइट जब वो अर्थ की सरफेस पे गिर जाते हैं, ये चीज़ होती है। तो जो अर्थ में जो इकलौता मतलब वो जो गड्ढा हो जाता है उनके गिरने से, उसमें बारिश का पानी भर जाता है तो वो लेक की फॉर्म ले लेता है, उसको क्रेटर लेक कहा जाता है। क्रेटर मतलब गड्ढा, मीटियोराइट के वजह से जो गड्ढा हुआ। तो अर्थ में इंडिया में ना ऐसी एक ही क्रेटर लेक है। मैंने बाय मिस्टेक उस दिन कोलेरू लेक बोल दिया था। कोलेरू लेक जो है बेसिकली वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में है, महाराष्ट्र में। जो लोनार लेक है वो इंडिया की दी ओनली क्रेटर लेक है, वो आप लोग वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। मतलब ये है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में इमेज वही चल रही होती है जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बट टंग कुछ मतलब स्लिप हो जाती है। तो वो मैंने बाद में वीडियो रिव्यू किया तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो बेसिकली वैसे तो मैंने वहाँ पे मतलब उस वीडियो में जब मैं सोलनोलॉजी पढ़ा रही थी तो मैंने कई जगह मून को सन बोल दिया था, तो वो तो खैर अंडरस्टूड है। बट ये वाली जो कोलेरू लेक और लोनार लेक वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये मुझे लगा कि ये हो सकता है कि जिसको ना पता हो तो वो गलत अंडरस्टैंड कर ले, तो ये चीज़ बतानी जरूरी थी। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया उस दिन, जो यूनिवर्स वाली मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स वाली जो वीडियो थी, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। बाकी मैं एक बार मतलब बता दे रही हूँ कि ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार आ जाता है कि इंडिया का जो ओनली क्रेटर लेक है वो कौन सा है, तो डेट इज लोनार लेक, महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है। और जो कोलेरू लेक है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ये चीज़ आप ठीक कर लीजिएगा। बाकी जो मतलब कल हिस्ट्री वाला जो वीडियो था उसमें तो बेसिकली मतलब अब नेक्स्ट वीडियो तो हिस्ट्री का ही हम बनाएंगे। कल वाली वीडियो में ना मुझे जो सबसे पुराना जो हमारा उपनिषद है वो वृहदारण्यक उपनिषद है, मुझे याद नहीं आ रहा था। बाद में जैसे मैंने वीडियो ऑफ किया तो मुझे याद आया, अच्छा ये वृहदारण्यक उपनिषद था। तो वो तो खैर जब मैं हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगी तो वो तो मैं वहाँ पे बताऊंगी ही, बट अभी मेरे को ध्यान है तो मैंने बता दिया। और मतलब ये है कि जो हिस्ट्री वाली जो हम कंटिन्यू करें सीरीज, तो उसमें क्या है कि इंडस वैली वाली जो वीडियो है उसमें साउंड की प्रॉब्लम है। जो उसके बाद जो वैदिक एज वाली वीडियो है उसमें बहुत सारी चीज़ें और थी जो मुझे बतानी थी, जो उस वीडियो में मैंने नहीं बताई। तो जो हिस्ट्री की जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम हम रिकैप थोड़ा ज़्यादा लेंगे, जो चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी है वो कर देंगे। और इंडस वैली की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं रिकैप के थ्रू मतलब जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि इंडस वाली वीडियो जो है वो ऑडिबल नहीं है बहुत लोगों को, वॉइस बहुत मतलब साउंड बहुत ज़्यादा लो है। तो अच्छा, आज सैटरडे है तो कल संडे को वीडियो नहीं आएगा, संडे को वीडियो ऑफ रहेगा। बाकी मंडे टू सैटरडे तो हमारा एज इट इज चल ही रहा है, 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन ज्योग्राफी, अल्टरनेट डेज पे 1 दिन हिस्ट्री 1 दिन ज्योग्राफी, ऐसे करके। तो मंडे को हिस्ट्री का वीडियो आएगा, कल वीडियो ऑफ रहेगा, ठीक है। और बाकी ज्योग्राफी का जो, क्योंकि अभी हम ज्योग्राफी की बेसिकली बात करें, तो ज्योग्राफी में वही है कि आज मतलब जो हमने आज खत्म किया ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसके बाद जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कैसे ये मतलब जो कॉन्टिनेंट्स कैसे बने और ये सारी चीज़ें, सीज ओशियंस कैसे बने, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
और बाकी हाँ, एक चीज़ वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी जो हिस्ट्री की जो कल वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ये चीज़ बोली थी, जो मैक्स म्यूलर की जो सेंट्रल एशियन थ्योरी थी कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से इवॉल्व हुए, तो वो वैदिक कल्चर के लिए थी, दैट वाज नॉट फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो तो मैंने वैसे बोला था, बट मैं दोबारा से जो हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये चीज़ थी, जो भी मतलब मेरी मिस्टेक्स हुई वो मैंने मतलब कंसाइज वे में एक यहाँ पे बता दिया है कि ऐसे ऐसे हुई थी, क्योंकि मतलब इन फ्यूचर भी अगर कोई वीडियो देखे, अगर सीरीज में देखे, तो फिर वो जो मिस्टेक हुई वो, क्योंकि ह्यूमंस है ना तो एरर तो हो जाती है कुछ बोलने में, मतलब ऐसा होता है ना कि माइंड में कुछ और इमेज चल रही होती है और हम बोल कुछ और देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ गलत बोल दिया। जब वीडियो रिव्यू करो तब पता चलता है कि यहाँ पे मिस्टेक, हमने कुछ गलत बोल दिया है। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ मतलब मेरी वीडियो में कुछ गलत डिलीवर हो जाए इन्फॉर्मेशन, तो वो मतलब जो भी चीज़ें हैं आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी तो यही है, आज की वीडियो में इतना ही था, थोड़ा शॉर्ट लेक्चर है, बिकॉज अगर मैं इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट है थ्योरीज वाला वो अगर मैं ऐड कर दूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो सारी थ्योरीज कवर कर लेंगे, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और समझने वाली चीज़ है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। बाकी आज अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो रिव्यू के टाइम पे ही पता चलेगा ना, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड जय हिंद।